फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम माओ जेडोंग या माओ त्से तुंग के बारे में बात करेंगे, जिनका जन्म 1893 में चाइना में हुआ था। चीन में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन या साम्यवादी क्रांति को सफल बनाया था इन्होंने। 1949 में माओ त्से तुंग ने समाजवादी राज्य की स्थापना की। चीनी क्रांति के लिए किसान वर्ग को विश्वास में लिया था अपने। किसानों के बीच असंतोष फैला हुआ था उस समय, इसी के माध्यम से उन्हें एकत्रित किया इन्होंने। माओ जेडोंग की बुक्स के नाम है ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1952, ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन 1937, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में। देखिए, माओ त्से तुंग जो थे वो समाजवाद के समर्थक थे, लेकिन कुछ अलग तरह से। इन्होंने स्टालिनवादी जो नीतियां थी, स्टालिन का जो समाजवाद था, उनका विरोध किया था। देखिए क्या हुआ कि स्टालिन ने रूस में उद्योगों को बढ़ावा दिया था। वहाँ पर उद्योगों और पूंजी कैपिटल का विकास जो है वो राज्य द्वारा बाध्यकारी रूप से फोर्सफुली किया गया था। और रूस में स्टालिन ने वहाँ के किसानों के हितों को नहीं देखा। माओ त्से तुंग इसी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग भारी उद्योग का तो विकास कर रहे हो, लेकिन माओ कहते हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास और मझोले उद्योगों के विकास के बाद ही भारी उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। मतलब सोवियत संघ ने जो स्टालिन के नेतृत्व में जिस औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था, उसने किसानों और समुदाय के लोगों की भागीदारी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी थी। इसीलिए माओ त्से तुंग कहते हैं कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास मतलब लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो आर्थिक गतिविधियों में समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। खुद अपने आप समुदाय के लोग आकर उसमें कंट्रीब्यूशन करें, तभी लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट हो सकता है। अब माओ त्से तुंग कहते हैं कि किसी भी देश में समाजवादी व्यवस्था ला देने पर, उत्पादन के विभिन्न साधनों पर राष्ट्रीयकरण को थोप देने पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस क्षेत्र में अवरोध नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। माओ कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में अंतर विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। इसलिए वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण से ज़्यादा उत्पादन में स्वैच्छिक सहभागिता होनी चाहिए समाज के लोगों की। ये व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करके क्रांति के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। माओ जेडोंग ने आर्थिक तत्वों की तुलना में राजनीतिक और चेतना को अत्यधिक महत्व दिया था। उन्होंने पहली बार किसानों को क्रांति का अग्रवाहक बना दिया था। माओ के समय क्रांति के केंद्र शहर न होकर गाँव थे और इनके क्रांति का तरीका गोरिल्ला युद्ध प्रणाली था। माओ के समय चीन के सामने दो समस्याएं थी। पहला था कि जापान का साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था जापान, इससे बचना था, और दूसरा सामंतवादी शोषण से लोगों को बचाना था। तो हमने देखा कि पहले तो इन्होंने स्टालिन की नीतियों का विरोध कर दिया था। अब आगे इन्होंने अपने विरोध का सिद्धांत दिया था। इसमें माओ त्से तुंग कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा लागू भी हो गई किसी क्षेत्र में तो भी समाज में अनंत काल तक विरोध बने रहेंगे। ये विरोध दो प्रकार के होंगे। पहला सामंजस्यशील विरोध, ऐसे विरोध हैं जो जनता के मध्य आपस में होते हैं, मतलब जिसे बिना किसी हिंसक कार्यवाही के सुलझाया जा सकता है। ये विरोध साम्यवादी क्रांति के बाद भी बने रहेंगे। और दूसरा है गैर सामंजस्यशील विरोध। इसमें शोषक और शोषित वर्ग के मध्य जो विरोध उत्पन्न होते हैं, लोगों का शोषण ना हो, इस तरह के विरोधों को हिंसक कार्रवाई के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। तो ये दो विरोध बताए थे माओ ने। फिर आगे इनकी एक अवधारणा देखने मिलती है, निरंतर क्रांति की अवधारणा। माओ का कहना है कि क्रांति एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। माओ त्से तुंग के अनुसार समाज में क्रांतियों का एक दौर चलेगा जिससे लोगों का वैचारिक परिवर्तन किया जा सके। माओ त्से तुंग ने निरंतर क्रांतियों का नारा दिया था। इसमें कुछ इस प्रकार की क्रांतियां बताई थी। पहली पंचवर्षीय योजना क्रांति 1953 से 1957 में। दूसरी थी सैकड़ों फूल खिलने की योजना 1957 में। यह अनेक विचारों को मुक्त रूप से करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरा लंबी छलांग का आंदोलन 1958 से 1960 के बीच में दिया था। इसमें अब हम देखते हैं कि लंबी छलांग का आंदोलन किसे कहते हैं। इसके तहत माओ त्से तुंग ने औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष में 100% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन लंबी छलांग का आंदोलन असफल हो गया था। इसकी असफलता के बाद इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति का नारा दिया था। अब देखते हैं कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति क्या है। तो माओ त्से तुंग जो थे वो बुर्जुआ तत्वों को चीन से खाली करने की बात करते थे। इसलिए इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति में दल में नौकरशाही को रोकने का प्रयास किया, दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया और दल में शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया था। मतलब इन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया, लोगों में वैचारिक परिवर्तन का प्रयास किया था, साथ ही स्कूलों और विश्वविद्यालय के छात्रों की निष्ठा प्राप्त करने का भी प्रयास किया। इन सभी प्रयासों में माओ जेडोंग ली सिओकी तथा डेंग सियाओपिंग जैसे नेताओं के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति के लिए इन माओ त्से तुंग ने सैनिकों का प्रयोग किया था, जिसे उन्होंने लाल सुरक्षा कर्मी कहा। इनके हाथों में माओ जेडोंग के विचारधारा से प्रेरित एक लाल किताब होती थी।
इसीलिए इन्हें रेड गार्ड कहा गया। ये क्रांति के नए प्रहरी बन गए थे। इनके द्वारा चीनी सेना को पूर्णतः माओवादी विचारधारा में रंग दिया गया था। आगे माओ की विचारधारा में हम चांडाल चौकड़ी या गैंग ऑफ 4 की बात करते हैं, जिसका नेतृत्व जियांग क्विंग कर रहे थे और इनके साथ इनके 3 सहयोगी थे। पहले जांग चुंकियाओ, दूसरे याओ वेंगयुआन और तीसरे थे वांग हांगवैन। इन चंडाल चौकड़ी या गैंग ऑफ 4 का उद्देश्य था माओ की सांस्कृतिक क्रांति को लागू करना और माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद इन पर आपराधिक मुकदमा भी चला और फिर इस समूह के विघटन के बाद माओ जेडोंग की सांस्कृतिक क्रांति का अंत माना गया। माओ से तुंग ने जो क्रांति की थी ना, उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि इन्होंने पहली बार किसानों को क्रांति में लीडर या अगुआ बना दिया था। चीन जैसे सामंतवादी साम्राज्य में क्रांति को संभव बनाया था। इन्होंने क्रांति में चेतना को भौतिक तत्वों से ज़्यादा महत्व दिया था। माओ पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया। इनका प्रसिद्ध कथन था, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक बुक से बहुत प्रभावित थे। इनके अनुसार क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह और दमन का परिणाम होता है। तो इस तरह से इनके क्रांति के विचार थे। आगे हम देखते हैं माओ त्से तुंग का नव लोकतंत्र का विचार क्या है। तो यहाँ पर माओ त्से तुंग लोकतांत्रिक सहभागिता को मान्यता देते हैं। ये कहते हैं कि आधारभूत स्तर पर लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जो प्रशासन है उसमें लोगों की सहभागिता की ज़रूरत है। इसलिए तुंग ने किसानों और श्रमिकों का जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकत्व को स्वीकारा था। इन्होंने पहली बार साम्यवादी क्रांति में बुर्जुआ वर्ग को भी सम्मिलित किया था और महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा था कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। माओ के अनुसार लोगों के लिए लोकतंत्र होता है और प्रतिक्रियावादियों पर अधिनायकत्व होता है। माओ की युद्ध की रणनीति की बात करें तो इनका कहना था कि आक्रमणकारी दुश्मन के विरुद्ध सामरिक रक्षा की रणनीति अपनानी चाहिए और जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा प्रति आक्रमण की रणनीति अपनानी चाहिए। ये लोगों की आक्रमणकारी रणनीति और दुश्मन के पीछे हटने को पैरेलल मानते थे। तो ये सारी बातें थी माओ त्से तुंग या माओ जेडोंग की विचारधारा के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।